नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं और इस चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन का असर राजस्थान चुनाव में भी दिखने वाला है। हिमाचल और गुजरात के नतीजे बता रहे हैं कि चुनावी रणनीति बनाने में अशोक गहलोत से सचिन पायलट काफी आगे निकल गए हैं। गुजरात में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए 182 सीटों में से 156 सीटों पर कब्जा कर लिया, जबकि गुजरात चुनाव में 182 सीटों में से कांग्रेस के खाते में केवल 17 सीटें आई। जबकि हिमाचल में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया है। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में से कांग्रेस ने 40 सीटों पर शानदार जीत हासिल करते हुए सत्ता में वापसी कर ली है। यहां बीजेपी को केवल 25 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस का विकल्प बनने का ख्वाब देख रही आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया। अब तय माना जा रहा है कि इसका असर राजस्थान चुनाव पर भी पड़ेगा। कांग्रेस में राजस्थान के दो दिग्गज और एक दूसरे के धुर विरोधी सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के कद पर भी इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि दोनों चुनाव में राजस्थान के दिग्गज सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट का सीधे सीधे रोल रहा है। गुजरात में अशोक गहलोत की रणनीति काम नहीं आई और कांग्रेस को बीजेपी से बुरी तरह से हार मिली। गुजरात चुनाव में रघु शर्मा प्रदेश प्रभारी बनाए गए थे, जबकि गहलोत सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका में थे। गुजरात चुनाव में 182 सीटों में से कांग्रेस के खाते में केवल 17 सीटें आई। गहलोत ही गुजरात चुनाव में कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकार थे, जिन्हें पार्टी ने बाद में वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाकर गुजरात चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदारी सौंपी थी। वहीं हिमाचल प्रदेश में चुनाव में सचिन पायलट ऑब्जर्वर और स्टार प्रचारक की भूमिका में थे और पायलट हिमाचल चुनाव में प्रियंका गांधी के साथ प्रमुख रणनीतिकारों में से एक थे। ऐसे में माना जा रहा है कि हिमाचल चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत के लिए सचिन पायलट के कद में बड़ा इजाफा हो सकता है। हिमाचल में जीत से पायलट की पार्टी में छवि सशक्त हुई है और गुजरात चुनाव हारने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। गुजरात में 2017 के विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी थी, लेकिन बेहतर प्रदर्शन के लिए गहलोत को ही सेहरा बांधा गया था। ऐसे में इस बार नतीजे खराब आए हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी गहलोत के ऊपर ही ठहराई जाएगी। ऐसे में इतना तो तय माना जा रहा है कि हिमाचल में जीत के लिए सचिन को पार्टी आलाकमान बड़ा इनाम दे सकता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के पहले जिस तरह से अशोक गहलोत खेमे ने बखेड़ा खड़ा किया था, उससे गांधी परिवार और गहलोत के रिश्तों के ग्राफ में गिरावट आई और अब गुजरात में गहलोत की नाकामी का असर कांग्रेस में उनके सियासी कद पर भी पड़ सकता है। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा और चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान पैनल में मौजूद हैं। हमारे साथ निमिषा गौड़, प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत निमिषा जी आपका। हमारे साथ अरुण शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत अरुण जी। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश पाठक जी भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर्वेश जी। सर्वेश जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। कांग्रेस के लिए गुजरात का चुनाव परिणाम बहुत हद तक प्रत्याशित रहा है, जबकि हिमाचल की सियासी रवायत से वहां परिवर्तन के संकेत थे। ऐसे में क्या इन दो राज्यों के चुनाव को गहलोत पायलट प्रतिस्पर्धा के रूप में देखना उचित होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, हिमाचल का ट्रेंड रहा, यूपी उत्तराखंड में बीजेपी ने उस ट्रेंड को खत्म करके इतिहास रचा, लेकिन कहीं हिमाचल में कुछ बड़ी समस्या थी, क्योंकि वहां पर जो एप्पल ग्रोन जो उत्पादन वाले किसान थे उनकी कुछ समस्याएं थी, वो सॉल्व नहीं हो पाई और उसी रीजन में बीजेपी को ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ा है। तो हिमाचल की पॉलिटिक्स अलग है, गुजरात की पॉलिटिक्स अलग है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को हराने वाला कोई नहीं अभी पैदा लिया है, मैं कहता हूं, गुजरात की धरती पे। और वही देखिए, वहां लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है। कांग्रेस का 1985 का बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ रही है।
1985 में बीजेपी को 11 एमएलए मिले थे और 14% वोट मिले थे, और वहीं कांग्रेस को 149 एमएलए मिले और 55% वोट शेयर मिला था। और आज देखिए 37 साल बाद बीजेपी ने 156 एमएलए लिए हैं और 50% से ऊपर वोट शेयर लिए। तो गुजरात अलग है, हिमाचल अलग है। अशोक गहलोत ने गुजरात में कोई ध्यान ही नहीं दिया, उनका सारा ध्यान अपने गृह राज्य में अपनी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बचाने में लगा पड़ा था। और देखिए ये जो रिवाज है ना कि 5 ईयर्स से एक पार्टी को, 5 ईयर्स एक पार्टी को, तो ये भारत के बहुत सारे राज्यों में था। पहले जैसे बता दिया उत्तराखंड, यूपी में भी ऐसा ही था, उसके बाद हिमाचल हो गया, और यही भी जो रिवाज है ये राजस्थान में भी है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस की उठापटक इतनी है कि वहां पे 2023 में जब चुनाव होगा तो बीजेपी कमबैक करेगी ही करेगी। क्योंकि अब हमने एक ट्रेंड देख लिया कि ठीक है, मोदी फैक्टर अलग है, बीजेपी का डेवलपमेंट प्लान अलग है, डबल इंजन अलग है, लेकिन हिमाचल में वो नहीं चला। हिमाचल में लोगों ने यही पसंद किया कि ठीक है, दूसरी पार्टी को लेके आओ, देखते हैं वो कैसा करेगा। तो यही चीज राजस्थान हो, फिर छत्तीसगढ़ हो, इस सब में आपको 2023 में टोटल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। हाँ, बीजेपी का एक चलिए, ये बात आपने यहाँ पर सही कही कि दोनों राज्यों में जिस तरीके से चुनाव चल रहे थे, लेकिन गहलोत कहीं ना कहीं राजस्थान में ही उलझते हुए नजर आ रहे थे। इसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे अरुण शर्मा जी से। अरुण जी, गहलोत गुजरात में जबकि पायलट हिमाचल में पर्यवेक्षक थे, लेकिन इन दोनों राज्यों के चुनावी पीक पर दोनों नेता राजस्थान में उलझे थे। ऐसे में क्या हिमाचल की सफलता का श्रेय पायलट को और गुजरात की असफलता का श्रेय गहलोत को देना उचित होगा? इसको लेकर पार्टी का क्या मत है? देखिए, हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है। हर राज्य का जो डेमोग्राफी है और उसका इतिहास है वो अलग होता है। तो कहीं भी उसको पैरेलल करके नहीं देख सकता। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में कल बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, कोई शक नहीं है। संगठन ने बहुत मजबूती से एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो कितना बड़ा बहुमत है। लेकिन इसकी एक कीमत भी है। आप पूरा चुनाव देखेंगे, प्रधानमंत्री केंद्रित ये चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी के जो वहां के लोकल लीडर्स थे, उनपे करीब 1-1.25 साल पहले भी अविश्वास किया गया था, जब चीफ मिनिस्टर सहित उनकी कैबिनेट बदल दी गई ये इनकम्बेंसी को कंपनसेट करने के लिए। और पूरे चुनाव की बागडोर खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने पूरे टाइम संभाले रखी। 50 रैलियों में प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात, ठीक है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, अरुण शर्मा जी उसको छोड़ दीजिए ना, आप अपनी बात करिए। आप ये बताइए ना कि आप कैसे 77 से 17 पर आ गए गुजरात में? पिछली बार आपकी 77 सीटें आई, इस बार आप 17 पर सिमट गए, तो इसको लेकर आपको मंथन नहीं करना चाहिए? नहीं, जरूर, और मंथन किया जा रहा है। कुछ मंथन मीडिया को भी करना चाहिए, कर रहे हैं, एनालिसिस चल रहा है उस समय। जिस तरीके से मीडिया क्या मंथन करेगा इस पे? पार्टी आपकी है, मीडिया का क्या काम है? सर, मीडिया का क्या काम है? पार्टी आपकी है, मीडिया क्या करेगा ये बताइए ना। नहीं, मीडिया एनालिसिस तो करता ही है। एनालिसिस ही तो है रेशु, जिसके मुताबिक आप कह रहे हैं कि हिमाचल में का असर और जी की छवि पे का असर पड़े, पार्टी ने तो नहीं कहा। ठीक है ना सर, लेकिन रणनीति तो कहीं ना कहीं आपको बनानी पड़ेगी ना, और कहीं आप इस चीज को स्वीकार करिए ना कि जिस तरीके से हाँ आप हिमाचल में एक्टिव दिखाई दिए, प्रियंका गांधी लगातार एक्टिव दिखाई दे रही थी, लेकिन गुजरात में कोई पहुंचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था इलेक्शन के टाइम पे। जितनी बड़ी संख्या में हिमाचल में लोग पहुंचे, गुजरात में उतनी संख्या में लोग नहीं पहुंचे आपके यहाँ से। खैर, निमिषा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। निमिषा जी, गुजरात चुनाव के परिणाम राजस्थान की राजनीति को, खासकर गहलोत की स्थिति को किस तरह से प्रभावित करेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो मैं गुजरात के सभी प्रदेशवासियों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि 27 साल बाद उन्हें विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी पर दिखा करके प्रचंड बहुमत से जीता है, उसके लिए बहुत आभार है। ये विश्वास जो है जनता का विश्वास है, जनता का विश्वास सरकार के प्रति है, श्रद्धा है। आप देखिए कि जिस तरह से कांग्रेस की यहाँ पर, कांग्रेस क्योंकि बॉर्डर है हमारा, यहाँ सीमा टच होती है, तो आप देखिए कि कांग्रेस की स्थिति ऐसे हो गई है कि सबसे ऐतिहासिक हार इन्होंने हासिल की। गुजरात में पर्यवेक्षक के तौर पर गए हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी राजस्थान कोई नहीं संभाल पा रहे। अभी कांग्रेस के प्रतिनिधि कह रहे थे कि वहां पर जो मंत्रिमंडल बदला गया, मुख्यमंत्री बदले गए, निश्चित तौर पर हमारे यहाँ पर परिवर्तन होता है और सहज रूप से होता है। अविश्वास तो आज राजस्थान की सरकार यहाँ के मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री पर व्यक्त कर रही है, क्योंकि जिस तरह की लचर कानूनी व्यवस्था और पूरी राजस्थान की जो हालत है, आप देखिए ना प्रतिष्ठा बची है ना मान बचा है। हर तरह से अस्मिता महिला की लूटी जाती है। लुटेरे इतने बेखौफ हैं कि खुलेआम वेपन चलाते हैं। तो मैं मानती हूँ कि गुजरात में जो इनका सुपड़ा साफ हो गया है, बुरे औंधे मुंह आके गिरी है कांग्रेस, तो इसका इम्पैक्ट राजस्थान पे निश्चित तौर पर आएगा। राजस्थान की जनता औंधे मुंह आप नहीं गिरे हिमाचल में, अपनी भी तो बात कर लीजिए ना मैम, अपनी भी बात कर लीजिए। प्रचंड बहुमत और बढ़त, इसमें बहुत अंतर है। आप हिमाचल में मात्र 37,974 वोटों से सरकार में, हमने 43% वोट प्राप्त किए हैं और इन्होंने 43.9। 1951 के बाद सबसे कम मार्जिन से सरकार बनाने वाली है कांग्रेस हिमाचल के अंदर। तो सिर्फ बढ़त हासिल की उन्होंने, थोड़े ही मार्जिन से सरकार में आए। उनको मैंडेटरी नहीं मिली कि ऐसा है कि भाजपा नहीं कांग्रेस को चुना है, चुना नहीं है, कुछ मार्जिन से आई है उस सत्ता में। तो आप ये देखिए, ये जो मार्जिन है ना, ये मार्जिन कांग्रेस में जल्दी फूट के रूप में सामने आने वाला है। लेकिन आपका तो साफ तौर पर कहना था ना कि कांग्रेस कहीं नजर ही नहीं आएगी, लेकिन जनता ने अपना साथ कांग्रेस को हिमाचल में तो दिया है, तो कहीं न कहीं आपको भी हिमाचल में मंथन करने की जरूरत जरूर है। सर्वेश्री, गुजरात चुनाव परिणाम में जिस तरह से कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिरा है, कोई एक फैक्टर इसका जिम्मेदार नहीं हो सकता, तब भी पर्यवेक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्या कांग्रेस नेतृत्व इस परिणाम को राजस्थान की सियासी उठापटक के क्रम में ही देखेगा, क्योंकि करना तो सब उसे ही है? कहता हूं कि गुजरात अलग है। देखिए, गुजरात में 2017 में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, अच्छी कहा जाता है, क्योंकि 77 सीट और 42% के आसपास उनको वोट मिला था। बीजेपी 99 सीट एंड उन्हें 48% वोट मिला था। तो आप वहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए वोट शेयर का। दूसरी, उस जो बढ़त थी कांग्रेस की, देखिए जब से कांग्रेस सत्ता विहीन हुई 27 साल पहले से, तब से वो सबसे अच्छा प्रदर्शन था 2017 का कांग्रेस का। कांग्रेस उस बढ़त को बना नहीं रखी। देखिए, गुजरात में चाहे कोई भी मुद्दा आप उठा लो, गुजरात की जनता जानती है कि उनका जो बेटा नरेंद्र मोदी जी है वो देश के लिए सही काम कर रहा है, इसलिए उनको सत्ता में बटा रखी है। अब देखिए ना आप, 1995 से पहले तो गुजरात में कांग्रेस जमी बैठी थी 30 साल से ऊपर भी, तो तब तो किसी को पेट में दर्द नहीं होता था। अब अगर बीजेपी 32 सालों के लिए 27 सालों से थी, 5 साल और मिल गया, तो किसी को क्या आपत्ति है। लेफ्ट पार्टी बंगाल में ऐसे ही बैठी पड़ी थी, लेकिन लेफ्ट पार्टी का अगर आप देखेंगे कार्यकाल तो कितना हिंसाजनक था, लोगों को सताना, बंगाल को कहां गर्त में धकेल दिया। जो एक इंटेलेक्चुअल स्टेट बंगाल माना जाता था, आज देखिए वहां पे नक्सलाइट से लेके और कितने बांग्लादेशी आतंकवादी आपको मिल जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने हिमाचल में अगर मुद्दों पे ही बीजेपी को घेरना था, वो सही तरीके से वो वहां पे काम नहीं कर पाई, और उसका फायदा कौन उठा के ले गया? आम आदमी पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी ने कहां सेंध मारा? ट्राइबल बेल्ट में, जहां बहुत ही गरीब लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा, लायर और जो कहते हैं ना कि लोगों को भ्रमित करने वाला, वहां पे गांव के लोगों को उन्होंने एक कार्ड बना के दिया
और गांव में ये भ्रम फैलाया कि अगर आपके पास ये कार्ड नहीं होगा तो जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बन के आएगी तो आपको फ्री पानी नहीं मिलेगा, फ्री बिजली नहीं मिलेगी। आप गांव के लोगों की मेंटालिटी समझ सकती है कि सब ये नहीं, अरे मेरे पास नहीं होगा तो मेरे पास नहीं होगा। लेकिन सब ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छा कर दिया। आपको याद है अरविंद केजरीवाल को अभी 12% वोट गुजरात में मिले हैं और यही बीजेपी को पिछले केरला इलेक्शन में भी 12% वोट मिले थे, लेकिन कोई इसकी चर्चा नहीं करता। तो कांग्रेस ने जो किया हिमाचल में, हिमाचल की जनता अलग है, गुजरात की जनता अलग है। वही 2017 में पटीदार आंदोलन और ये सब जो एजुकेशन, दोनों की जनता अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान पर इसका असर देखने को मिल सकता है। अरुण जी, मैं अरुण जी से सवाल कर रही हूँ सर। अरुण जी को, अरुण जी, मैं 10 सेकंड, रेसू जी 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड मैं बोल लूं। आप बोल लीजिए सर्वेश जी, लेकिन दो गेस्ट और भी है ना, उनका भी ख्याल रखना है, उनका भी ख्याल रखना है। हमें पूछिए। अरुण जी जो थे प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे थे, यहाँ गए 50 रैलियां की। देखिए जब कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी थी तो वो भी सर्वे सर्वा थी, हर जगह उन्हीं का चेहरा था। राजीव गांधी थे तो वो भी सर्वे सर्वा। अभी बीजेपी में नरेंद्र मोदी है तो सर्वे सर्वा है। चुनाव में वो 50 रैली करे या 100 रैली करे, कांग्रेस में इसकी क्या आपत्ति। कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक शशि थरूर थे, जो चेयरमैन का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, उनको इन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो ये अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, दूसरे के ने क्या किया नहीं किया उसमें झांकते हैं। ठीक है अरुण जी, पायलट ने हिमाचल में चुनाव प्रचार के दौरान बहुत मेहनत की है, अब उनका कद बढ़ा है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा भी। राजस्थान का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा? सुनहरा होगा राजस्थान में कांग्रेस का भविष्य, इसमें कोई शंका नहीं रखनी कि 2023 तक चुनाव होगा। कांग्रेस यहाँ परंपरा तोड़ेगी कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी ने जो राजस्थान के वासियों के साथ विश्वासघात किया है पिछले कई सालों से, अब राजस्थान की जनता समझ चुकी है। वो चाहे ईआरसी का मामला हो या उससे पहले एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी बाड़मेर की रिफाइनरी, उसको 5 साल इन्होंने पीछे कर दिया, लटकाए रखा। अभी ईआरसीपी का जिसका मसूदा भी वसुंधरा मैडम ने दिया था, उसमें प्रधानमंत्री ने चुनाव में वादा भी किया था कि इसको पूरा करेंगे। 13 जिले इन्वॉल्व हैं। सर आप बीजेपी की बात करने लगे अरुण शर्मा जी, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, जबकि मेरा सवाल इससे रिलेटेड है ही नहीं। मैंने जो सवाल आपसे पूछा आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, आप तुरंत बीजेपी पर आ गए। मतलब यही दिक्कत होती है कि सवाल कुछ भी पूछिए, बीजेपी से करेंगे तो कांग्रेस पर आ जाएगी, कांग्रेस से पूछें तो बीजेपी पर आ जाएगी। सर मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है कि पायलट ने हिमाचल में चुनाव प्रचार के दौरान बहुत मेहनत की है, अब उनका कद बढ़ा है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी। तो राजस्थान का राजनीतिक भविष्य, इन दोनों को देखकर आप किस तरीके का देख रहे हैं? मैंने उसको लेकर आपसे यहाँ चर्चा की है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर। मुझे भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करना अलाउ नहीं है या नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है। लेकिन सर आज का जो विषय है, अरुण जी आराम से सुनिए ना, सुनिए सर मेरी बात तो सुनिए, आप ही को समय दे रही हूँ। हमारा आज का मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा ये है कि हिमाचल गुजरात चुनाव का राजस्थान चुनाव पर किस तरीके का असर पड़ेगा, और जो गहमा गहमी लगातार देखने को मिल रही है राजस्थान के भीतर, उसी को लेकर मेरा सवाल है सर। तो आप अपना जवाब दे दीजिए, आप बीजेपी को छोड़ दीजिए, आप अपना जवाब दे दीजिए, बीजेपी का छोड़ दीजिए। आप पकड़े रहे और मैं छोड़ दूं? नहीं, मैं नहीं पकड़ रही हूँ, मैं नहीं पकड़ रही हूँ सर। चलिए ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने शुरू ये किया था कि कांग्रेस का भविष्य राजस्थान में उज्जवल है। सचिन पायलट का अगर बढ़ गया है, हमारे बढ़ा हुआ था, और सचिन जी का मिलके ये देखा। राहुल गांधी की हमारी पार्टी ने स्टैंड ले लिया है, नेता के असेट हैं, और हम मिलजुल के जो बीजेपी की चुनौती है उसका सामना करेंगे, क्योंकि हमारे पास काम किए हैं पिछले 5 साल, वो अभूतपूर्व। ये आतिशबाजी में कहेगा महात्मा गांधी
इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, चाहे नवाचार है, का बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाता है, मेडिकल फैसिलिटी हमसे लोग सीखते हैं कैसे गरीब की मदद की जा सकती है। 10 लाख का बीमा कैशलेस, कोई सा भी ऑपरेशन। ठीक है सर, समय का भाव है। चलते चलते आखिरी सवाल निमिषा जी आपसे, आपकी पार्टी परोक्ष रूप से पायलट को पुश करती रही है, अब पायलट आपके हाथ से एक प्रदेश की सरकार ले उड़े, क्या अब भी आप लोग पायलट को उसी नजर से देखते हैं? देखिए, मीडिया स्पेकुलेशंस हैं कि हम इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री जी को लेकर के जो ये सिर्फ स्पेकुलेशन, इसमें मैं कोई जवाब नहीं देते हुए यही कहूंगी कि आज जो कांग्रेस की स्थिति है वो राजस्थान में, वो आप ये देखिए, परंपराएं तोड़ने की बात तो ये देखिए कि 55 साल तक लगातार कांग्रेस ने यहाँ शासन किया है, 45 साल लगातार, फिर 10 साल गैप में, तो भी आज राजस्थान की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। और रही बात कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई, ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की कुर्सी की जंग में किसी ने भुगता ना, तो राजस्थान की जनता ने भुगता है। आप देखिए कि चाहे वो कोविड का टाइम हो या फिर अन्य परिस्थितियां हो, लगातार कांग्रेस के शासन काल में राजस्थान में त्राहिमाम रहा है। और आज हालत आप कानून व्यवस्था की देखिए, खुले आम हथियार बिक रहे हैं, खुले आम अवैध खनन हो रहा है, और उस खनन को रोकने के लिए हमारे श्रद्धेय साधु संतों को आत्मदाह करना पड़ रहा है। लगभग 20 संत हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन आज ये कांग्रेस की मुद्दा विहीन जो स्थिति हो चुकी है वो यही कुर्सी की जंग में। चलिए ठीक है, ये जो आपने लास्ट में विषय उठाया है, आपने लास्ट में जो विषय उठाया है, इसको लेकर भी हम किसी दिन डिबेट जल्द ही करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।